हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग के क्षेत्र में किन लोगों को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग का क्षेत्र कितना आपके लिए सेफ्टी है और लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कुछ आपने देखा होगा जॉब जो केवल स्पेशल सीजन में ही काम करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का हो गया, केवल गर्मी में ही काम होगा। कुछ अनाज के काम में राइस फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ पे जब तक अनाज आएगा नहीं तब तक वहाँ पे काम चलता रहता है। देन उसके बाद उनके भी काम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ऐसे में अगर आप कोई जॉब चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जॉब ऐसा होना चाहिए जिससे आप लंबे समय तक कर सकें। आपको ये सोचना ना पड़े कि बीच में अगर ये जॉब बंद हो गया तो फिर मैं कहाँ पे काम करूँगा। अभी हम लोग इस समय कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा नौकरियों की छटनियाँ हुई हैं। एक बहुत बड़ा ये नंबर ऑफ संख्या है जो सभी के लिए दुखदाई है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी जो भी अकाउंटेंट हैं उनकी छटनी नहीं हुई होगी। हाँ, छोटे नीचे लेवल के अकाउंटेंट की छुट्टी या छटनी हुई हो, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस होल्डर या सीनियर पर्सन है वो उनकी छटनी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई भी फर्म हो उनको जब भी सर्वाइव करना पड़ेगा, विदाउट अकाउंटेंट के वो कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये आपका क्षेत्र काफ़ी सेफ्टी है। अब इसमें बात करते हैं स्कोप की। स्कोप इसमें बहुत सारा है। इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आपको अकाउंट की जॉब ना मिल सके। सभी फैक्ट्रियाँ, सभी दुकान, सभी ट्रेडिंग कंपनी, सभी को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में नौकरियों की कोई कमी नहीं मिलेगी। छोटे लेवल पे हों आप चाहे बड़े लेवल पे हों, आपको इसमें हर जगह नौकरियां मिलेंगी। पहले के दौर में अकाउंटेंट काफ़ी टफ होती थी, क्योंकि वैट के टाइम में और ट्रेड टैक्स के टाइम में हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स और नियम थे, अलग अलग उनके रिटर्न के फॉर्म थे। ऐसे में जब आप कभी एक स्टेट में काम कर रहे हों, फिर आप जब अगले स्टेट में जाते हों तो वहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जीएसटी के दौर में पूरा इंडिया एक हो गया है और आप पूरे इंडिया में जीएसटी लागू हो चुकी है, तो आपके लिए दिक्कतें और आसान हो गई हैं। अब आप चाहे यूपी में काम कर रहे हो, चाहे दिल्ली में काम कर रहे हो, चाहे मुंबई में काम कर रहे हो, आपके लिए सभी एक समान पैटर्न ही मिलेगा। तो इसलिए अब ये क्षेत्र काफ़ी आसान हो चुका है। लेकिन कुछ समस्याएं भी बढ़ी हैं। काम का लोड, जैसे ट्रेड टैक्स में अकाउंटेंट के लिए काफ़ी आराम था, उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं वैट में, और आज के दौर में जीएसटी में भी काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया है। लेकिन अगर हम इसमें जॉब की सेफ्टी देखें, जॉब की संख्या देखें, इनफैक्ट आपकी सैलरी भी देखी जाए, तो फिर भी ये क्षेत्र बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें किन लोगों को आना चाहिए ये तो मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। अब साथ ही हम देखते हैं इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो बच्चे कॉमर्स साइड से हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमर्स बेस है आपके अकाउंटेंट का। उसमें आपको अकाउंटिंग किस प्रकार से करनी है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। बट ऐसा नहीं कि जिन्होंने कॉमर्स अगर नहीं किया है तो वो इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट में जब मैंने इस क्षेत्र में काम किया, मैंने भी कॉमर्स नहीं किया हुआ था, मैं एक सिंपल सा अकाउंटेंट ही था। मैंने इसको करने के बाद में मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आपको फोकस मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान के चलें कि आपने अगर स्टार्ट में पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई के समय में जो फोकस आपका होता था मैथ पर, वैसा ही फोकस आपको यहाँ देना पड़ेगा।
क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी भी कंपनी को डुबा सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप लिस्ट बना रहे हैं सैलरी क्रेडिटर की, किसी फॉर्म में अगर किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को पेमेंट करनी हो 10 लाख रुपए, आपने गलती से एक ज़ीरो ऐड कर दिया, वो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, आप ध्यान ना दें ये भी हो सकता है, लेकिन इसका आप इफ़ेक्ट सोचिए। 10 लाख पेमेंट देनी थी और वो पेमेंट हो गई 1 करोड़ रुपए। ऐसे में तो कंपनी का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि जो फोकस ध्यान दे सकते हों वही इस क्षेत्र में आए। सेकंड, आपके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, काफ़ी ढेर सारी एंट्रियाँ का काम भी करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जानकारी में नहीं होती हैं, आपको वो करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको इसमें पेशेंस भी चाहिए, धैर्य चाहिए। साथ ही जिसके अंदर कुछ नया सीखने का हमेशा से आदत बनी रहे, उसके लिए बढ़िया है। आपको इसमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक बार सीख लिया है, अब मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप इधर देखिए तो जीएसटी में आए दिन नए नए बदलाव होते आ रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उन्हीं लोग को आना चाहिए जो रोज़ कुछ नया सीखने के इच्छुक हो। आगे की बात करें हम, इसमें आपसे मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप गलती को स्वीकार करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि आप वो गलती आगे ना दोहराएं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें अगर आप अपनी गलती को रोकेंगे नहीं, तो आप एक बढ़िया अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके काफ़ी कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आपके लिए एक एक्सेल की शीट लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कंपैरिजन जो आपका रेगुलर स्कीम है और जो आपकी कंपोजिट स्कीम है, दोनों की तुलना करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेटर स्कीम पड़ेगी। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होगी शीट। इसमें आप अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से ये जान सकते हैं कि आपको किस स्कीम में कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। धन्यवाद।